आप कैसे हैं? आई थिंक आप बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखो, काफी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर जो जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर 8 है अपना, ये 15 मार्क्स तक का वेटेज अपने रखता है, अप टू 15 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। तो सर आप इसका रिवीजन वीडियो आप बना दीजिए, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज रिवीजन लेक्चर बना रहा हूँ। ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके अप टू 15 मार्क्स तक का पेपर कवर करेगा। साथ ही साथ जो आपका जीएसटी का फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 वो यही रहता है, 5A या 5B जैसे अपन बात करते हैं ना, तो वो यही रहने वाला है। तो आज अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं, तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको समझा देता हूं। ये समझ में आ जाएगा तो पूरा इनपुट का कंसेप्ट आपके समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी फैक्ट्री है, या अपनी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? रॉ मटेरियल, जो कि फिनिश गुड्स को बनाने में काम आएगा। ये रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल से अपन क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। तो इनपुट हमारे आईटीसी चैप्टर बनाने के लिए सबसे पहले आता है इनपुट। तो ये आपके एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 के अंदर क्या हो गया, इनपुट के रूप में आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ इस मशीन के अंदर इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लेके आया हूं, तो इस प्लांट एंड मशीनरी पे जो जीएसटी पे करके आ रहा हूं, वो मेरा आ जाएगा कैपिटल गुड्स के रूप में, जिसको हमने बुक्स में कैपिटलाइज किया गया है। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स, जिसको कि हमने बुक्स में कैपिटलाइज किया है। फिर इस मशीन को मेरे को चलाने के लिए यहां पर मैं बात करता हूं इनपुट सर्विस। किसकी बात कर लेता हूं? इनपुट सर्विस। यानी यहां पर इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक इंजीनियर को हमने बुलाया, तो वो हमें कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा है, कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहा है। तो इसके लिए हम जो पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या, इनपुट सर्विस। तो इस तरह से हमने यहां पर 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर 18,000 जीएसटी पे किया। 2 लाख की प्लांट एंड मशीन परचेज की, उस पर 28% जीएसटी 56,000 का पेमेंट किया। और ये जो इंजीनियर है, ईआर इंजीनियर है, इसने हमें जीएसटी चार्ज किया 18% सर्विस पे 9,000 का। तो ऐसे केस में स्टूडेंट, मेरा जो आईटीसी चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो हो गया इनपुट, दूसरा हो गया इनपुट सर्विस, और तीसरा हो गया कैपिटल गुड्स। तो इनपुट यहां है मेरा 18,000, इनपुट सर्विस है मेरा 9,000, कैपिटल गुड्स बना मेरा 56,000। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट मेरा टोटल इनपुट तैयार हो गया 83,000। और ये आपका जो 83,000 का इनपुट आ रहा है, इसका यूज हम किस में करेंगे, जो हमारे इस सप्लाई को, आउटपुट सप्लाई को पेमेंट करने में हम काम में ले लेंगे। तो आउटपुट सप्लाई पे मेरा जीएसटी आ रहा है 90,000। मैंने इसे 5 लाख का सर्व किया, 18% की रेट है, तो टैक्स बना 90,000। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट मेरे ये इनपुट किस में काम आएगा, जो मेरी आउटपुट सप्लाई आएगी ना, उसका पेमेंट करने में स्टूडेंट मेरे काम में लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट सप्लाई का पेमेंट करने में मुझे यूज करना होता है। तो सीधा सिंपल सी बात है, हमारा जीएसटी कैसे बनेगा, पेबल, जीएसटी पेबल निकले के आएगा आउटपुट टैक्स 90,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो कि आ गया 83,000, तो जीएसटी पेबल आ गया मेरा 7,000। तो जीएसटी पेबल मेरा कितना आ गया, 7,000 मेरा इस केस में जीएसटी पेबल आ जाएगा। तो ऐसे केस में आईटीसी कैन बी यूटिलाइज ओनली द पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने में ही मैं इसे यूज कर सकता हूं। इससे किसी भी तरह का इनपुट पेमेंट करने में यूज नहीं हो सकता। ओनली पेमेंट फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इससे कभी भी मैं जीएसटी के अदर टैक्सेस, जैसे अपन बात करते हैं जीएसटी में यदि इंटरेस्ट लग रहा है, लेट फी लग रही है, फाइन लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, तो इनका पेमेंट करने में मैं इसे यूज नहीं कर सकता। ओनली पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने में ही मैं इसे यूज कर सकता हूं। अब आगे स्टूडेंट अपन देखते हैं, यहां पर आईटीसी कौन ले सकता है, तो जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो ले सकता है, चाहे वो सप्लायर रिसीव्ड इनवार्ड सप्लाई, जी रजिस्टर्ड पर्सन जो इनवार्ड सप्लाई ले रहा है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, जो कि मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर भी ले सकता है, आपके रिटेलर हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। बट एक्सक्लूड ऑफ द कंपोजिशन स्कीम डीलर, जो कंपोजिशन स्कीम में जो आपके टैक्स पे कर रहा है 10(1), 10(2), 10(2)A सर्विस,
तो ऐसे केस के अंदर जिन्होंने कंपोजिट स्कीम ली गई है, जो छोटे डीलर हैं, उनको यहां पर आईटीसी का इनपुट नहीं मिलेगा। मैंने याद करो बताया था, कंपोजिशन स्कीम डीलर ना खाएगा ना खाने देगा, ना खाएगा ना खाने देगा, वो होता है कंपोजिशन स्कीम डीलर, तो उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला। अब इस केस में अपन बात करते हैं कि यहां पर आईटीसी क्लेम करने के लिए अपन बात करते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग द आईटीसी, यानी एक तरह से अपन बात करते हैं आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए आईटीसी का क्लेम करने के लिए। जैसे अपन बात करते हैं B2B सप्लाई के अंदर ही आईटीसी मिलेगी, यानी सप्लायर भी रजिस्टर्ड होगा और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो B2B सप्लाई के अंदर ही आप इस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये आपका आईटीसी क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाता है, एक तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, टैक्स पेड अंडर द आरसीएम। तो आपने जो टैक्स पे किया है आरसीएम में, तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, चालान होना चाहिए स्टूडेंट। इसके साथ साथ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, जैसे आपने कभी कभी मैंने बताया था कि अपना थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो, सवाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नए नए सीए बने, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं, कहां तक, अप टू ₹20 लाख। जैसे अपन राजस्थान में सर्विस दे रहे हैं तो अप टू 20 लाख तक आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 लाख की लिमिट क्रॉस करेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगी, तो एज पर सेक्शन 22 आपको विद इन दी 30 डेज के अंदर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना होता है, विद इन द 30 डेज के अंदर। जैसे आप लाइबल हुए 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को लाइबल हुआ, तो मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपको 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, जैसे सपोज करो एग्जांपल चलो आज का ले लेते हैं, 1 जुलाई ले लेते हैं। 1 जुलाई को आप लाइबल हुए और आप लाइबल 1 जुलाई को है 20 लाख की लिमिट आपकी क्रॉस करी, तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट आप यहां 20 आपके यहां पर 1 जुलाई को आप लाइबल हुए थे, तो आज है 20 ऑफ जुलाई, 20 जुलाई आपके आ रही है, 20 ऑफ जुलाई आपके इस केस में आ रही है। तो मैं 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देना है, तो आज मैं यहां पर जीएसटी के अंदर क्या कर रहा हूं, एप्लीकेशन लगा रहा हूं 20 जुलाई को, तो 30 डेज के अंदर लगा दी। लेकिन मैंने 1 जुलाई से ही लोगों से जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं लाइबल हो चुका। अब मैंने 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 30 डेज के अंदर हो गया। अब यहां पर मेरे प्रॉपर ऑफिसर ने मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया, कब, 5 अगस्त, 5 अगस्त को किया। अब 5 अगस्त को दिया, तो अब 5 अगस्त तक मैं जितनी भी सप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब सबको टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकता, तो सामने वाले को इनपुट नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर मैं सामने वाले को क्या बोलता हूं कि भैया ऐसे करो, अभी तो ये इनवॉइस ले जाइए, मैं जैसे ही मेरे पास जीएसटी नंबर आएगा मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। तो मैं जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो इनपुट आपके इनवॉइस को रिवाइज कर रहा हूं, तो उसी को क्या बोलूंगा, रिवाइज इनवॉइस। 1 महीने के अंदर मुझे वो सारे इनवॉइस को क्या कर देना है, रिवाइज करते हैं, तो उसका भी आईटीसी मिल जाता है। बिल ऑफ एंट्री है, उससे आप आईटीसी ले सकते हो, और डॉक्यूमेंट जो आईएसडी आपके इश्यू करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी इश्यू कर रहा है, तो उसको इसमें अपने कवर करने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको आईटीसी किसका नहीं मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम डीलर ना तो खाएगा ना खाने देगा, और जो डॉक्यूमेंट भी इश्यू करता है उसका नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई, एमसीक्यू में पूछ सकता है, और बिल ऑफ सप्लाई का आपको कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से अपन बात करते हैं, यहां पर आईटीसी बुक करने के लिए क्राइटेरिया बताता है, इधर सप्लायर आपके जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा, या आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अपलोड करता है। जब आपके ड्यू डेट के अंदर अपलोड कर देगा, नॉर्मल 11th डे, और जिन्होंने आपके क्यूआरएमपी स्कीम ली है, उनके लिए 13th डे हो गई, तो अपलोड करते हैं ड्यू डेट के अंदर। तो ऐसे केस में जीएसटीआर 2 एक तो रियल टाइम बनती है, एक जीएसटीआर 2 भी बनती है, जो रीड ऑनली होगी, 14th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपके बन जाएगी, 14 तारीख को बन जाएगी। 13 डे तो उसके पास डेट थी लास्ट, तो उसके बाद ही 14 डे को बन जाएगी। उसके अंदर जितना भी अमाउंट आईटीसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है, उतना अमाउंट अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट क्लेम कर सकते हैं, उतने अमाउंट की अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये चीज आपको इसमें बताता है। अब यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, जिनको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई। किसकी मैं बात कर रहा हूं, एग्जम्प्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर आपको बताता है। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब है हॉली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो आपके टैक्स के अंदर क्या है, पूरी तरह एग्जम्प्ट है, हॉली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आ चुका है, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर इंक्लूड कर लेता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, लीकर है ना, तो
तो ये सब क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो भी इसमें इंक्लूड कर ली जाएंगे डेफिनेशंस के अंदर। तो सबसे बड़ा की पॉइंट इसमें क्या है कि इस सब एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और इससे कास्ट कैरिंग इफेक्ट आपके अराइज होता है। इस स्टूडेंट का अराइज होगा, कास्ट कैरिंग इफेक्ट आपके अराइज होता है। आगे लेते हैं स्टूडेंट अपन जीरो रेटेड सप्लाई। किसकी बात कर रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दी गई है। जीरो रेट सप्लाई जो कि अपने आप में एक रेट है, जो कि अपने आप में रेट है, जो कि कहां काम आती है, एक्सपोर्ट गुड्स के में, एक्सपोर्ट सर्विस में, या दोनों में, या फिर बोथ, या फिर सप्लाई कंज्यूम इन सेज, या फिर कोई सप्लाई कहां कंज्यूम हो रही है, सेज के अंदर कंज्यूम, या फिर यूनिट डेवलपर्स या यूनिट डेवलपर के अंदर आपके दिखाई दे रही है, तो उसको इसमें अपन यहां पर कंसीडर करेंगे। ये हमारे केस में बता रहा है। देखो ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो मैंने देखो डिफरेंस चार्ट यहां पे बना रखा है, आप देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि ये कौन से सेक्शन में कवर कर रहा है। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में है, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में है, ये 16 सबसेक्शन 1 में है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये एक्ट, ये सीजीएसटी एक्ट में है, ये आईजीएसटी एक्ट में है। कंडीशन इसके लिए 100% एग्जेम्पशन नोटिशन आपके दिया जाता है। ये जीरो रेटेड आपके अपने आप में रेट ही है, दिस रेट, जीरो अपने आप में रेट है। प्रोवाइड की इसलिए गया था इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट में दी जाती है, या प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट, प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट। फिर इस केस में आईटीसी में नॉट अवेलेबल, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी इज अवेलेबल। कास्केडिंग इफेक्ट इसको है यस, इसमें आएगा, अब पता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, कोस्ट का पार्ट बनेगा, इसमें नो। कास्केडिंग इफेक्ट आएगा नो, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, नो। रिफंड नो, इंक्लूड इन कोस्ट, रिफंड आएगा नहीं, कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा है तो कोस्ट में इंक्लूड कर दो, और यहां रिफंड आ जाएगा तो एस केस में यस, रिफंड आ जाएगा, रिफंड ऑफ द फैसिलिटी, तो रिफंड इस केस में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये मैंने पूरा डिफरेंशियल चार्ट बना रखा है, तो आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर वर्ड आता है सप्लाई, या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी, या तो गुड्स की होगी या फिर आपकी किसकी होगी, सर्विसेज की। गुड्स के अंदर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कैपिटल गुड्स 2 सबसेक्शन 19, इनपुट 2 सबसेक्शन 59, और इनपुट सर्विस, सर्विस को किसमें आता है, इनपुट सर्विस 260 में। कैपिटल गुड्स का मतलब है गुड्स विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी, यानी आपने आईटीसी क्लेम करने के लिए उससे बुक्स में हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज किया है। इनपुट क्या है, इतनी सिंपल डेफिनेशन है, अदर देन कैपिटल गुड्स, यानी इनपुट वो है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, इनपुट क्या है जो कैपिटल गुड्स नहीं है। और फिर आता है सर्विस, जो कि आपने यूज की है, यूज्ड, इंटेंड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इंटेंड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर आपके दिखाई दे रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहां पर आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज। अब इसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट कि आईटीसी किस चीज से ले सकते हैं अपन, यदि टैक्स पे करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज, आरसीएम में, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में यदि आपका इंटरेस्ट सप्लाई तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपने पे किया उसका इनपुट मिल जाएगा। यदि इंटरेस्ट सप्लाई है और उसमें यदि आपने टैक्स पे कर रखा है तो आईजीएसटी लगता है, और वो आईजीएसटी का भी फॉरवर्ड चार्ज और आरसी में दोनों में आईटीसी मिल जाएगा। इंपोर्ट करते हैं तो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, और एक क्या पे करते हैं, आईजीएसटी पे करते हैं, तो हमें आईजीएसटी का इनपुट मिल जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने टैक्स पे करा कंपोजिशन स्कीम में, टैक्स पे किया कंपोजिशन स्कीम में, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे किया, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बिल ऑफ सप्लाई देता है, क्या देता है, बिल ऑफ सप्लाई, तो हमें उसका आईटीसी नहीं मिलता, बिल ऑफ सप्लाई का कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ अपन बात करते हैं, एक कीवर्ड आता है इसमें, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो मैंने आपको बताया था नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है, फॉरेनर है। कौन है, फॉरेनर है, जो कि इंडिया में आपके टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए आ रहा है, और उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर हम उसको बोलते हैं एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
जो कि मैंने कहा आने से कम 5 डेज इन एडवांस या प्रायर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराएगा। और जब एप्लीकेशन लगा रहा है तो ऐसे केस के अंदर जितना भी अपने साथ गुड्स लेके आता है उसका पूरा का पूरा एस्टिमेशन बेस पे एडवांस में टैक्स जमा कराता है। तो उसने एस्टिमेशन बेस पे पूरा एडवांस में टैक्स जमा करा दिया ना, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर यदि सेटिस्फाई होता है तो मैंने स्टूडेंट बताया था आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको ग्रांट करते हैं। तो जितने दिन के लिए उसने एप्लीकेशन में अप्लाई किया है वो या 90 डेज या फिर 90 डेज के लिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अपन बात करते हैं कन्वेंस की डेफिनेशन। कन्वेंस भी इंक्लूड करता है वेसल है, एयरक्राफ्ट है और व्हीकल है, लेकिन ये सब किस में होते हैं? ब्लॉक क्रेडिट में होते हैं। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, दिस आर कवर्ड इन द ब्लॉक क्रेडिट्स। अब यहां पर कहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है आईटीसी क्लेम करने के लिए। एलिजिबिलिटी सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के साथ अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट देखो सीधा सिंपल सी बात है, एलिजिबल कौन होगा? तो रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी जिसने ले रखा है, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अदर देन कंपोजिट स्कीम डीलर उनको छोड़ दीजिएगा। दूसरा, गुड्स या सर्विस टू बी यूज्ड कहां होनी चाहिए? बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं होगी तो हम उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं हुई यानी इनपुट वो है जो फिनिश गुड्स बनाता है, यदि वो फिनिश गुड्स नहीं बना रहा तो उसका आईटीसी नहीं मिलते। तो यूज होनी चाहिए बिजनेस में। आपने फ्री में अपने दोस्त को दे दी, फ्री सैंपल दे दिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। आपका लॉस बाय फायर, गुड्स पूरा जल गया, अर्थक्वेक आ गया, खत्म हो गया गुड्स, तो आप इनपुट नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी तभी मिल सकती है जब आपके गुड्स या सर्विस बिजनेस में यूज हो और उससे अल्टीमेट एक तरह से फिनिश गुड्स या आउटपुट सप्लाई आनी चाहिए, तो हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इनपुट वो है जो कि फिनिश गुड्स बनाता है। अब आता है कंडीशन टेकिंग द आईटीसी। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था इनवॉइस है, रिवाइज इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री है, डॉक्यूमेंट इशू बाय द आईएसटी। यदि कोई फेक या फ्रॉडुलेंटली आपके इनवॉइसेस हैं उनका आप आईटीसी नहीं ले सकते, उनको आपको हटाना होगा। देखो आईएसडी का मीन मैंने बताया था बैंक का हेड ऑफिस होता है। बैंक का हेड ऑफिस होता है, जैसे अपन होता है ना ऑडिट करने जाते हैं, ब्रांचेस की करते हैं, ये ब्रांचेज हैं ए बी सी डी, ये ब्रांचेज है, हम इनकी ऑडिट करते हैं। लेकिन ऑडिट के लिए अपन कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो बिल किसको देता है ऑडिट का? अपन हेड ऑफिस को दे रहे हैं। अब अपन ने 5 लाख का ऑडिट का बिल बना के दिया, उस पर जीएसटी लगा 18%, 90,000, तो इनपुट किसके पास आता है? सारा सारा हेड ऑफिस के पास। लेकिन हेड ऑफिस अल्टीमेट कोई सप्लाई नहीं कर रहा है एक्चुअल में। सप्लाई तो सारी क्या है? ब्रांचेज करती है। लोन देना काम कौन करती है? ब्रांचेज। लेकिन उनके पास इनपुट नहीं आता क्योंकि सारे खर्चों का पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द ब्रांचेज। तो यहां पर जो इनपुट आ रहा है ना, वो हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांचेज में बांटता है। किसके बिहाफ पर? उनके एडवांसेस के बिहाफ पर। तो इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर वो अपना इनपुट को बांट रहे वही है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आगे लेते हैं कि यहां पर सप्लायर जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा या आईएफएफ अपलोड करेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करता है जीएसटीआर 2B के अंदर। तो हमें जो आईटीसी लेना है ना, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आईटीसी अवेल इन जीएसटीआर 2B में जितना अवेल होगा वो। लेकिन कभी भी ये फिजिकली आपके पास एक्चुअल में जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास है इनवॉइस या डेबिट नोट, उससे ज्यादा नहीं होता। जैसे आपके पास 10 लाख के इनवॉइसेस हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे ये डिफरेंट सप्लायर है, इनमें से ए बी सी डी। पहले तो अपन बात करते हैं आपके पास 10 लाख के इनवॉइसेस हैं, लेकिन 2B में 6 लाख की रिफ्लेक्ट हुआ, तो मुझे आईटीसी कितने की मिलेगी? 6 लाख की। लेकिन मान लो यहां पर मैंने किसी ने पर्सन ने गलत आईटीसी अपलोड कर दी, कितने अपलोड कर दी? 11 लाख की। दूसरे का रजिस्टर नंबर मेरे में डाल दिया, मेरे पास 11 लाख की आ गई, क्योंकि मेरे पास इनवॉइस कितने के हैं? एक्चुअल में 10 लाख, तो आईटीसी कितने मिलेगी? 10 लाख की। तो मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल भी कराया था कि आईटीसी कभी कभी कम मिलती है 2B में। कैसे? जैसे यहां पर मान लो ए बी सी, ये तो टाइम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टाइम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनका इनपुट आ गया मेरे पास यहां पर। लेकिन जो भाई डी है ना, इसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी, 15 तारीख को फाइल करी, 15, तो इसका इनपुट मुझे अगले महीने मिलेगा जब वो फाइल करेगा। तो मुझे आईटीसी कितनी लेनी है? जितना 2B में रिफ्लेक्ट करा है वो,
और जितने मेरे पास एक्चुअल में डॉक्यूमेंट है उससे ज्यादा मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो मेरे पास फिजिकल में यहाँ पर 5 लाख के इनवॉइस थे, लेकिन टू बी में रिफ्लेक्ट हुआ 3 लाख, तो मैं आईटीसी कितना क्लेम करूंगा? 3 लाख और 5 लाख, विच एवर इज लोअर 3 लाख। क्लियर है? इसके बाद आपको मैंने बताया था गुड्स और सर्विस बिजनेस में रिसीव्ड होना चाहिए, तो ही आप उस केस में आप यहां पर क्या कर सकते हो? आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन वहां आपने देखा था बिल टू शिप टू मॉडल बताया था, जिसके अंदर मैंने कहा आपने फिजिकली गुड्स रिसीव नहीं भी किया तो भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये पर्सन हरियाणा में बैठा हुआ है, इसने दिल्ली में बैठा हुआ इसका सप्लायर है, उसको डायरेक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया मेरा जो कस्टमर है ना, मेरा बायर, वो दिल्ली में बैठा है आपके पास, पड़ोस में बैठा है यहाँ पे, तो आप गुड्स की डिलीवरी मेरे को मत करो, आप गुड्स की डिलीवरी डायरेक्ट किसको कर दो? मेरे कस्टमर को, जो कि आपके पड़ोस में बैठा है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या थी? मैंने कहा गुड्स का मूवमेंट इंटर स्टेट नहीं हुआ, दिल्ली से हरियाणा नहीं आया, इंटर स्टेट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये सप्लाई आईजीएसटी में मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? आईजीएसटी मानी जाएगी। और जीएसटी किसको इनपुट मिलेगा? यहां पर मिस्टर बी को मिलेगा। तो ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो एक तरह से डिम्ड इनवॉइसेस को मानते हुए हम इसको क्या करेंगे? डिम्ड रिसीव्ड मान लेंगे। गुड्स ने रिसीव किया, डिम्ड रिसीव्ड बिल टू शिप मॉडल में, और आईटीसी मिल जाएगी। जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है थर्ड पर्सन को, यहां आईटीसी मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन आगे लेते हैं। टैक्स जो आ रहा है जीएसटी, लेवी क्या है ऑन सप्लाई, एक्चुअली भी पेमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट को। यदि गवर्नमेंट को आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, आईटीसी भूल जाना, नहीं मिलेगा। आईटीसी भूल जाना, नहीं मिलेगा। फिर ये कहता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको सेक्शन 39 के अंदर जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यानी जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो उसमें आपको करेक्ट आईटीसी उठा के लेना होगा, तो ही आपको इनपुट मिलता है, अदरवाइज आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो आपको उसके लिए रिटर्न फाइल करनी होती है। डेप्रिसिएशन कभी भी क्लेम नहीं करना। यदि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, 10 लाख की मशीन है, 18% जीएसटी 1.8 लाख आ रहा है, तो आपने 11,80,000 का पेमेंट किया, तो आपको 10 लाख का ही क्या करना है? कॉस्ट बुक करनी है, डेप्रिसिएशन 10 लाख पे क्लेम करना है। ये आपका आईटीसी रहेगा, इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना। यदि 180 पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो डबल बेनिफिट नहीं ले सकते, तो आपको वहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा, स्टूडेंट। ये चीज इस केस में आपके कवर करना है। इसके बाद मैंने बताया था यदि गुड्स या सर्विस आपको लॉट में मिलती है, तो जब लास्ट लॉट आपको रिसीव होगा तो ही आप उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये मेरा लास्ट लॉट जब तक नहीं आ जाएगा तब तक मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई थी स्टूडेंट, देखो गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है? लेना हो तो विच एवर इज अर्लियर, देना हो तो विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। और मैंने कहा वैल्यू में लेना हो तो विच एवर इज हायर, देना हो तो विच एवर इज लोअर। अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहां जैसे मान लो मैंने रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, तो सामने वाले ने कहा सर 3 इंस्टॉलमेंट में आपके पास गुड्स आएगा, पहला ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, 3 ट्रकों में आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेरे को 10 लाख का इनवॉइस दिया, मैंने 10 लाख का पेमेंट कर दिया, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। लेकिन अब पहला कब पेमेंट किया? अगस्त में। लेकिन अभी मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ। पहला गुड्स रिसीव हुआ सितंबर में, दूसरा ट्रक रिसीव हुआ अब मेरे अक्टूबर में, तीसरा ट्रक रिसीव हुआ नवंबर में। तो ये क्या कहता है कि आईटीसी लेने के लिए जब तक नवंबर में लास्ट लॉट ट्रक नहीं आया तब तक मैं आईटीसी नहीं ले सकता। तो पूरा आईटीसी 10 लाख के ऊपर जो आ रहा है मेरा कब मिलेगा? जब मैं लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लूंगा तब मुझे आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। एक और चीज स्टूडेंट, अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई निकालता है किसके लिए? सप्लायर के पॉइंट ऑफ से उसको जीएसटी कब पे करना है? सप्लायर को जीएसटी तब पे करना है जब उसने इनवॉइस इशू कर दिया, यानी इनवॉइस इशू कर दिया 10 अगस्त को, तो इस केस में अगस्त ही इसके केस में क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। यानी अगस्त ही इस केस में उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। किसके लिए? सप्लायर के टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो विच एवर इज अर्लियर। और जब आपको आईटीसी देनी है तो विच एवर इज लेटर, यानी जब आपका लास्ट लॉट रिसीव होगा तब आपको आईटीसी मिलेगी, अदरवाइज आपको आईटीसी इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारे इस चीज में कंसेप्ट बता रहा है। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेना हो तो विच एवर इज अर्लियर, देना हो तो विच एवर इज लेटर, ये गवर्नमेंट का फंडा है। तो अब आपको आईटीसी देना है तो लास्ट लॉट जब तक नहीं आ जाएगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये चीज इसमें आपके कवर कर रहा है। फिर इसके बाद यहां पर फेक
और डमी इनवॉइसेस को रोकने के लिए एक कंसेप्ट लेके आए कि आप फेक आईटीसी तो क्लेम नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए उन्होंने कहा गया पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। 180 डेज में आपको पेमेंट करना है, 180 डेज में पेमेंट करना है। यदि ऐसा नहीं किया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लस टैक्स का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट आपको पेमेंट करना है। यदि आप फेल हो गए, फेल टू डू सो, ऐसा करने में आप फेल हो गए, तो ऐड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ ऐड करना है, और इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टू टिल द डेट ऑफ अमाउंट पेड तक आपको ऐड करके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा, फिर टैक्स आपको जमा कराना पड़ जाएगा। ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। इफ रिसिपिएंट मेक द पेमेंट, यदि रिसिपिएंट आपको पेमेंट कर रहा है, यदि रिसिपिएंट बाद में मान लो सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में डिस्प्यूट था, वो पेमेंट नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट को लगता है ये फेक इनवॉइस है। ये क्या है? फेक इनवॉइस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आईटीसी कहते हैं रिवर्स करो भाई और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो अलोंग विद इंटरेस्ट सेक्शन 50 के साथ। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को लगता है यार इसने पेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, जैसे ही आपने उसका पेमेंट किया, आप इमीडिएटली उसका क्या कर जाओगे, आईटीसी इनपुट क्लेम कर जाओगे। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, आपको उसका आईटीसी इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि आपका इनवॉइस तो आ चुका था, गुड्स भी रिसीव हो चुका है, बस पेमेंट का जो डिस्प्यूट था, और जैसे पेमेंट कर दिया तो इट्स नॉट ए फेक इनवॉइस, आप इमीडिएटली आईटीसी पे कर जाओगे विदाउट टाइम लिमिट, विदाउट कोई टाइम लिमिट को बेकार करे, सीधे सीधा आपको आईटीसी मिल जाता है। तो ये आपका इसमें प्रोविजन बनाता है। अब ये जो 180 डेज का टाइमिंग है, ये इन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो 180 डेज का टाइमिंग है वो अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई। यदि अपन किसमें बैठे हैं, आरसी में, किसमें है, आरसी में, रिवर्स चार्ज में है, तो अपन रिवर्स चार्ज में तो अपने खुद को टैक्स पे करना है, सामने वाला क्यों करेगा, तो उस केस में अप्लाई नहीं होगा। या डिम्ड सप्लाई है, शेड्यूल 1 जिसमें कंसिडरेशन होता ही नहीं है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, शेड्यूल 1 का मैटर। ट्रांसफर था, मैंने, मेरी फैक्ट्री कहां पर है, यूपी में, और मेरा ब्रांच ऑफिस शोरूम कहां पर है, दिल्ली में, तो मैं दोनों में डिस्टिंक्ट पर्सन हूं, दोनों में ही जगह ऑनर हूं, तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरे दो एस्टेब्लिशमेंट, एक तो यूपी में और एक कहां पर है रेस्टोरेंट, दिल्ली में शोरूम। तो मैंने गुड्स यूपी से दिल्ली शोरूम भेजा, गुड्स बेचने के लिए। किस लिए भेजा, बेचने के, बेचा नहीं है, बेचने के लिए भेजा, तो कंसिडरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह ऑनर में ही हूं। तो अपन वहां पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर क्या करते थे, जैसे गुड्स का मूवमेंट होता था तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मान लेते थे और जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाती थी। तो अब यहां पर आप क्यों करोगे पेमेंट, क्योंकि यहां तो शेड्यूल 1 है, कंसिडरेशन नहीं है, खुद ही ऑनर हो, नहीं करना, वो चीज है। यहां हमने कोई एडिशन में पे किया है, तो सप्लायर के बिहाफ पर किसी दूसरे आदमी को पे किया है, तो ऐसे केस के अंदर वहां आप सप्लायर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होता। ये जो कंसेप्ट आया उसका रीजन क्या था कि आईटीसी नॉट टेक द डमी एंड द फेक इनवॉइस। ये रीजन क्यों लेके आए, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे कि हमें डमी या फिर फेक इनवॉइस का इनपुट नहीं क्लेम करना। स्टूडेंट, मुझे डमी या फेक इनवॉइस का इनपुट क्लेम नहीं करना है, इसके लिए प्रोविजन हमारे इंट्रोड्यूस किया गया। अब आते हैं यहां पर आईटीसी क्लेम करने के लिए लास्ट डेट क्या होगी। देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैंने कहा था 4 जगह एक आती है, डेबिट नोट इशू करने की डेट दिस वन, क्रेडिट नोट इशू करने की डेट दिस वन, आईटीसी क्लेम करने के लिए डेट दिस वन, और यदि कोई जीएसटी में आपसे गलती रह गई, उस गलती को मुझे रेक्टिफिकेशन करना है, तो मैंने कहा रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो और उसके थ्रू आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, तो भी यही डेट है। तो ये आईटीसी क्लेम करने की भी लास्ट डेट है, डेबिट नोट इशू करने की भी लास्ट डेट है, क्रेडिट नोट इशू करने की भी लास्ट डेट है, और रेक्टिफिकेशन की भी लास्ट डेट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट 16 सबसेक्शन 4 मैंने कहा देख लेना, कहीं ना कहीं तो एग्जाम में आई जाती है। तो ये आईटीसी बुक करने के लिए मेरे लिए लास्ट डेट क्या होगी, 30th of November ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर, सक्सेडिंग यानी अगला साल। तो जैसे अभी अपन बात करते हैं 24-25 फाइनेंशियल के लिए लास्ट डेट क्या होगी, 30th November 2025 लास्ट डेट, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 9, जब आपके जीएसटीआर 9, जो भी दोनों में से पहले डेट है, जैसे जीएसटीआर 9 फाइल करने की डेट है दिसंबर 25, तो इसमें 30 नवंबर हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपको जल्दी थी, आपने एनुअल रिटर्न 15 अगस्त को ही लगा दी 25, तो भैया लास्ट डेट क्या हो गई, 15 अगस्त। ठीक है, ये चीज था।
अब इस केस में ये कहता है कि ये जो टाइमिंग है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, टाइम लिमिट इस केस में अप्लाई नहीं होगा। यदि आप रिवर्स कर रहे हो आईटीसी, रिवल आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने कहा डिस्प्यूट का मैटर था, इनवॉइस आ चुका था, गुड्स भी आपको अब रिसीव हो गया और डिस्प्यूट खत्म होते आपने पेमेंट करते, तो जब आपने पेमेंट किया आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो, उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद कुछ यहां पर उन्होंने प्रोविजन डाले गए, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट के अंदर कहा, इन रेस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। किससे ले रहा हूं, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो गुड्स या सर्विस उससे ले रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो टैक्स इनवॉइस इशू बाय द रेसिपिएंट, खुद इशू कर रहा है बेचारा, खुद इशू कर रहा है। तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इनवॉइस हैज बीन इशू बाय द रेसिपिएंट। जब रेसिपिएंट ने खुद को इनवॉइस इशू करना है, तो जब इनवॉइस खुद ने इशू किया उस पे अप्लाई होगा। इफ रेसिपिएंट इशू द इनवॉइस आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, he will require to be paid tax according along with interest on such delay payment of tax limit। तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा along with interest, तो ही उस केस में वो एलिजिबल होगा। इसके बाद आपका क्या होता है, रिवोकेशन हो गया, कैंसिल हुआ था रजिस्ट्रेशन, वो रिवोक हो गया, वापस एक्टिवेट हो गया। तो टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोकेशन रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर इज कैंसिल, जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया टैक्स पेयर का। बाद में उसने मैंने बताया ना जाता है कि साहब अब मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है आप 1 रुपए की भी सप्लाई नहीं कर सकते, तो आप भागे भागे जाओगे प्रॉपर ऑफिसर के पास, साहब गलती हो गई, मेरा रजिस्ट्रेशन को क्या कर रहे हो वापस एक्टिवेट कर दो, तो उसको बोलते हैं रिवोकेशन, वापस वो आपका रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करता है। लेकिन एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहली चीज है कि ऑल दी पेंडिंग रिटर्न, जितनी भी आपकी पेंडिंग रिटर्न है वो सारी लगानी पड़ेगी। ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स जितनी भी है वो आप सारी लगाइए, जितने भी आपके टैक्सेस हैं वो सारे पे करो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, लेट फी, फाइन और पेनल्टी। यानी गवर्नमेंट का पाई पाई 1 रुपया भी है वो पूरा जमा कराना पड़ेगा। ऑल टैक्सेस, ऑल ड्यूज सब जमा कराने में, जमा कराने के बाद ही आप रिवोकेशन कर सकते हो। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है, तो ये यहां पर बता देता है। ठीक है, अब अपन लेके चलते हैं आईटीसी हम किन तरह से क्लेम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो सप्लाई है उसको फिल्टर करना होता है कि पार्टली यूज इन बिजनेस है उसका आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन पार्टली यूज इन नॉन बिजनेस आप घर पे यूज करो नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई आईटीसी मिल जाएगा, और जो एग्जम्प्ट सप्लाई उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं बात करता हूं आईटीसी किसका मिलेगा, यूज इन बिजनेस और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग ऑफ जीरो रेट सप्लाई का मिल जाएगा। आईटीसी किसका नहीं मिलता, तो ये कहता है आईटीसी इज नॉट अवेलेबल यूज इन नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जम्प्ट सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलता। तो ये मैंने क्लास में भी आपको अच्छे से इनके एग्जांपल करा रहे हैं सभी पॉइंटों के, आप देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जब भी अपन फिल्टर लगाते हैं तो आईटीसी देखते हैं इनपुट और इनपुट सर्विस। किसकी मैं बात करूं, इनपुट और इनपुट सर्विसेज हैं जो आपके इसमें यूज हो रही है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट यहां पर मुझे लेना है तो टोटल बोलता है टी, आईटीसी को टी, इनपुट और इनपुट सर्विस के टोटल को बोलेंगे टी। आईटीसी ऑन इनपुट इनपुट सर्विस जो हॉली एंड एक्सक्लूसिव पूरी तरह से यूज किस में हो रही है, नॉन बिजनेस पर्पस, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और उसको डिनोट करता हूं T1, डिनोट किससे कर दूंगा T1, नहीं मिलेगा। मैंने कहा एसी परचेज के 100 में से 10 एसी मैंने घर पे लगा दिए नॉन बिजनेस पर्पस। फिर आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस हॉली एंड एक्सक्लूसिव यूज किसमें हो गए, एग्जम्प्ट सप्लाई, मैंने मैं कहा स्कूल में लगा दिए, ये घर पे ले गया, ये स्कूल में ले गया था, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक रेट T3 कई बार स्टेटरी लॉ के हिसाब से आप देखोगे यहां पर गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखी है, आईटीसी ब्लॉक कर दी, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको हटा दो। एंड T4 टैक्सेबल सप्लाई जो जीरो रेट सप्लाई है उसका भी कई बार आईटीसी रोका हुआ है क्योंकि वो एक्सपोर्ट में हो रही है। तो इनका हटाने के बाद जो एलिजिबल बनेगा वो ही स्टूडेंट अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में भी टोटल इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स का है, उसमें भी उस कैपिटल गुड्स को हटा दो जो नॉन बिजनेस में यूज हो रहा है। जैसे मैंने कहा एसी का एग्जांपल लिया, वो कैपिटल गुड्स है आपके मान लो, तो उसका आईटीसी हटा दो क्योंकि वो किस में यूज हो रहा है, नॉन बिजनेस पर्पस से। या फिर आपने स्कूल में लगा दिया एग्जाम्प्ट सप्लाई में, उनको हटा दो, नहीं मिलेगा आईटीसी। या जीरो रेट सप्लाई है तो इनको हटाकर बचा हुआ है वो आपके एलिजिबल हो जाता है आईटीसी लेने के लिए।
या फिर मैंने यूज चेंज कर दिया कैपिटल गुड्स का, तो मुझे उसका आईटीसी जो बुक कर रखा है कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है 5 साल। तो आप देखोगे 5 ईयर होती, तो आपके यदि 5 साल में इसका यूज भी चेंज करते हो, यूज चेंज करते हो या सेल कर देते हो, तो जो आईटीसी आपने बुक कर रखा है वो रिवर्सल करना पड़ता है। और रिवर्सल करने का फॉर्मूला लिखवाया था स्टूडेंट, टीसी टोटल कैपिटल गुड्स का इनपुट, उसमें से लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर और द पार्ट ऑफ क्वार्टर करते हुए आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो ये अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। यदि मैं कैपिटल गुड्स को बेच देता हूं तो मुझे कंपैरिजन करना होता है जो आईटीसी क्लेम करी है उसमें आईटीसी कैपिटल गुड्स का इनपुट, उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर हटा दो, जो बैलेंस बचेगा जिससे बचा आपके 20,000। तो फिर हमने उस मशीन को कितने में बेचा, 1 लाख में बेचा मान लो, 28% की रेट है, 28% रेट है, तो 28,000। तो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है बेचते वक्त जो ज्यादा अमाउंट आ रहा है 28,000। मान लो मैंने कम में बेचा, केवल इसको बेचा यहां पर 10,000 में, तो 28% कितना हो गया 2,800। तो फिर मुझे कितना जमा कराना है 20,000, जो फॉर्मूले से आ रहा है। तो विच एवर इज हायर, अभी गवर्नमेंट को चाहिए ना, तो विच एवर इज हायर। इसके बाद ये आता है ब्लॉक ग्रिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि आपके जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट, जैसे आपके जीएसटी का उसमें भी रहता है, और वैसे भी वो अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है ब्लॉक ग्रिड। ब्लॉक ग्रिड का मतलब है आपका इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस या फिर आपका कैपिटल गुड्स यूज इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आ रहा है, लेकिन एज पर द स्टेटरी लॉ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। आप आईटीसी नहीं ले पाओगे एज पर द स्टेटरी लॉ, आपका आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। तो आपको इनपुट नहीं ले सकते, चाहे से आप उस चीज को बिजनेस में यूज करो। जैसे मैंने बताया, आप कोई मोटर कार परचेज करो जो लेस देन 13 या 13 से कम पर्सन को सिटिंग कैपेसिटी की बात करता है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, इनको मैं यदि परचेज करता हूं और मेरे बिजनेस में यूज करता हूं, जैसे मैंने डायरेक्टर को लाने ले जाने के लिए, सीईओ को लाने के लिए फ्लाइट एयरक्राफ्ट परचेज किया, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका ब्लॉक रेट। तब इनका आईटीसी नहीं मिलेगा तो इसका रिपेयर मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा। तो जैसे मोटर कार है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, तो इनका आईटीसी नहीं मिल रहा, तो इनका रिपेयर का भी नहीं मिलेगा, इनका इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक रेट। और मोटर कार के लिए सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 और 13 इंक्लूडिंग ऑफ ड्राइवर। तो ये इस केस में आपके बता रहा है। लेकिन अब मैं बताता हूं आईटीसी, इनमें कुछ एक्सेप्शन केसेस जिसमें आईटीसी आपको मिल जाएगा, इन एक्सेप्शन केस में आपको आईटीसी मिल जाता है स्टूडेंट। किस किस्म से, यूज फॉर पैसेंजर, यदि मैं जैसे एयर इंडिया की आपको बताया था ना, एयर इंडिया है, फ्लाइट पैसेंजर को लाने ले जाने में काम आ रही है, उसको आईटीसी मिल जाएगा। स्पाइस जेट है, इंडिगो एयरलाइंस है, ये पैसेंजर लाने ले जाने में काम आ रही है, इनको आईटीसी मिल जाएगा। गुड्स को लाने ले जाने में काम आ रहा है, ट्रक है, वेसल है, आईटीसी मिलेगा। डंपर है, टिपर है, आईटीसी मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर आप यूज करो, आपका काम है टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, तो आप अपनी गाड़ियां खरीद रहे हो, उनका आईटीसी ले लो। ट्रेनिंग देने में, नेविगेशन सिखाने में, फ्लाइंग सिखाने में आप यूज करो, आप बिल्कुल आपको आईटीसी मिलेगा। ट्रेनिंग है, फ्लाइंग है, नेविगेशन में आईटीसी मिलेगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ बिजनेस में आईटीसी मिलेगा। कंपोजिट या मिक्स सप्लाई में आप यूज करो, आपको आईटीसी मिलेगा। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, जैसे मैंने कहा, मैंने एक शादी का बड़ा सारा टेंडर लिया जिसके अंदर मैंने कहा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जितने बाराती होटल में स्टे किए उनको मैरिज गार्डन तक पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए मैंने 100 गाड़ियां लगाई। अब 100 गाड़ियां लगाई तो उसपे मेरे पास 10 कार थी, बाकी की 90 कार मैंने अपने किसी दूसरे रिलेटिव बिजनेस से परचेज हायर करी है, दूसरे से मैं ले रहा हूं। तो ऐसे केस में वो सामने वाला मेरे को जीएसटी लगा के दे रहा है, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा, तो ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई मिल जाएगा। एयर इंडिया आपको जर्नी के दौरान पैसेंजर को क्या कराती है, फूड वगैरह देती है रास्ते में, तो फूड वगैरह दे रही है, तो फूड का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के साथ तो मिल जाएगा। वो चीज इस केस में आपको बताता है। तो आईटीसी अवेलेबल, जब आपका कार का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिल रहा है, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का भी मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का भी मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा। इसके बाद आता है कुछ ये पर्टिकुलर आइटम है, इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड एंड ब्रेवरेज, जैसा अपन फूड एंड ब्रेवरेज पे जीएसटी पे करते हैं, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा ब्लॉक रेट में। आउटडोर कैटरिंग, जैसे अपन ने बिजनेस मीटिंग के लिए आउटडोर कैटरर्स को बुलाकर हमने खाना बनवाया, उस केस में अपन पेमेंट कर रहे हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट है, आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विस है, आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, आईटीसी नहीं मिलेगा।
लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेट मुझे इनका आईटीसी कभी भी नहीं मिलने वाला। तो अल्टीमेट मुझे इनका आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा। आईटीसी अलाउड कब होगा? यूज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। किसमें यूज कर रहा हूं? यदि मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस करता हूं, मैंने कहा शादी का टेंडर लिया, मैं खाना बना के खिलाऊंगा, तो इस केस में मैंने देखा कि बड़ा ऑर्डर लिया है। अब मैंने क्या किया, वहीं के एक लोकल पर्सन को फास्ट फूड, जो शादी में पिज्जा है, बर्गर है, स्नैक्स वगैरह है, वो बनाने का एक लोकल वेंडर को दे दिया। अब उसने मेरे को बिल बना के दिया, उस पर जीएसटी दिया, मुझे उसका इनपुट मिल जाएगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया, यूज इन बिजनेस कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, जैसा अभी एग्जांपल दिया था, एयर इंडिया लोगों को खाना खिलाती है, खाना देती है, फूड वगैरह देती है, उसका मिलेगा। या स्टेटरी ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने कहा फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको वहां पर खाना वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है, चाय कॉफी पिलाई जा रही है, तो वो स्टेटरी ऑब्लिगेशन के अंदर है, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी था, मैंने और क्लास के अंदर डिस्कस आपसे कर रखा है स्टूडेंट। इसके बाद मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर है, ब्लॉक रेट में आईटीसी नहीं मिलेगा। एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, होम ट्रेवल कंसेशन, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन है, जैसे बैंक मैनेजर होते हैं, उनको 4 सालों में एक बार पूरे इंडिया में कहीं घूमने के लिए बैंक उनको लिए अमाउंट देता है, तो उसको बोलते हैं एलटीसी। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर जो अमाउंट उनको मिल रहा है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आ रहा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एचटीसी, जैसे जो होता है, कई लोग नेवी वगैरह में काम करते हैं, उनको जॉब के दौरान छुट्टी दी जाती है और उनको घर जाने के लिए छुट्टियां भी दी जाती है और ट्रेवल के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, तो उस पर वो जीएसटी पे करते, तो उसका उनको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हो सकता है स्टेटरी ऑब्लिगेशंस में है, तो आप उस केस में आईटीसी यहां पर भी ले सकते हो। नाउ ब्लॉक रेट पार्ट बी, इस केस में अपन आते हैं पार्ट बी में आते हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक रेट में है। लेकिन इसके एक्सेप्शन में पहला पॉइंट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क कंस्ट्रक्शन सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी है, तो स्टूडेंट उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। WCS available by work contract for furtherance of supply of WCS, तो furtherance of supply है, तो उस केस में आपको कभी भी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। Whether value of WCS is not capitalized, लेकिन बुक्स में कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी हमें मिल जाएगा, जैसे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में प्लांट एंड मशीनरी, डंपर वगैरह, ट्रक वगैरह परचेज करो, एसी वगैरह परचेज करो, उनका आईटीसी मिल जाएगा। यदि मैं बात करता हूं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फर्दर सप्लाई WCS के साथ कर रहा हूं, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। फिर इस केस में कोई भी मैं जो पेंडल में क्या कर रहा हूं, पेंडल में डेबिट कर रहा हूं, खर्चे को रिपेयर वगैरह कराई मैंने, पेंडल में डेबिट किया, आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटलाइज नहीं करनी मुझे, कैपिटलाइज कर दूंगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी तरह से स्टूडेंट मैंने यहां पर बताया, मैं अपने खुद के लिए, अपने बिजनेस के लिए, मैंने कहा मेरी खुद के इंस्टीट्यूट की मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, खुद का सीए का ऑफिस बना रहा हूं, तो उसके लिए मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूं, सीमेंट है, टाइल्स है, इनका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही ऑफिस किसी दूसरे के लिए बना के दे रहा हूं, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं आपके लिए, आप सीईओ, आपके लिए ऑफिस बना के दे रहा हूं, तो मुझे उस बिजनेस का आईटीसी मिल जाएगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं, आईटीसी मिल जाएगा। मैं यहां पर प्लांट मशीन परचेज कर रहा हूं, आईटीसी मिल जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हूं, मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। या मैं रिपेयर वगैरह करवा रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर मैं उसे पेंडल में क्रिएट नहीं कर रहा हूं, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि यदि मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने टावर लगाए, तो टावर का आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो उस प्लांट एंड मशीनरी को प्रॉपर रूप से वाइब्रेशन फ्री चलाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर सपोर्ट दिया, उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट दिया और उस स्ट्रक्चर बनाया, तो उस स्ट्रक्चर का भी आईटीसी मिल जाएगा, उस फाउंडेशन का भी आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि उससे क्या बन रही है, अल्टीमेट प्लांट एंड मशीनरी में ही वो डेबिट होगा, क्योंकि फर्स्ट पुट टू यूज, पहला यूज लेने तक का जितना भी अमाउंट आपने खर्च किया है ना स्टूडेंट, वो किसका पार्ट बन जाता है, वो प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ दो, प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलता है। इसके बाद कोई पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जितनी पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर उसका तो मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री के बाहर चली गई उस पाइपलाइन का आईटीसी नहीं मिलेगा। जो फैक्ट्री के बाहर चली गई उसका आईटीसी आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा, इसका ब्लॉक रेट। नाउ ब्लॉक रेट में अपन ने देखा, यदि कंपोजिशन स्कीम डीलर है, तो ना तो उसको आईटीसी मिलेगा, ना वो देगा, ना खाएगा ना खाने देगा। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो आप टैक्स पे करके आते हो, कभी भी उस पे आईटीसी नहीं मिलता है। ऐसे ही कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टॉलन होगा, चोर चुरा ले गया, तो अल्टीमेट फिनिश गुड्स थोड़ी बनाया, तो उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। मैंने कहा इनपुट वो है जो भैया फिनिश गुड्स बनाता है, यदि फिनिश गुड्स नहीं बनाता तो वो इनपुट भी नहीं है, वो इनपुट भी नहीं है।
या CSR एक्टिविटीज में अपन कोई गुड्स या सर्विस को यूज करें तो वो ITC नहीं मिलेगा। CSR एक्टिविटी जैसे मैंने बताया ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में यूज करते हैं, तो इनकम टैक्स में भी खर्चा अलाउड नहीं है और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। कोई भी गुड्स आपने अपने पर्सनल यूज में ले लिया, ड्राइंग्स कर लिया, तो उस केस में आपको ITC अवेलेबल नहीं होता। ड्राइंग्स कर लिया तो आपको ITC अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट आपके क्या रहेंगे, ब्लॉक रेट, जिसका इनपुट आपको लॉ में ही मना है, चाहे आप बिजनेस में लेके आ रहे हो तो भी आप उनका ITC क्लेम नहीं कर पाते हो। इस तरह से कोई भी इनवार्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम NRTP है तो उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे की है, उसका ITC नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ IGST पे कर रखा है, उस केस में आपको ITC मिल जाता है। टैक्स पे किया, सेक्शन 74 कहता है टैक्स शॉर्ट पेड, टैक्स नॉट पेड, एक्सेस ITC क्लेम, एक्सेस रिफंड क्लेम, जो कि आपका इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, इसमें क्या रहेगा, इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है तो मैटर्स कवर्ड इन सेक्शन 74। फ्रॉड है तो सेक्शन 74 और अदर देन फ्रॉड है तो सेक्शन 73। ये सारी पॉइंट सेक्शन 73 में हो जाएंगे। यदि फ्रॉड नहीं है तो, फ्रॉड है तो सेक्शन 74। इसके बाद 129 अमाउंट पेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ गुड्स, जैसे आपके गवर्नमेंट ने गुड्स को आपके डिटेक्ट कर लिया तो इस केस को कवर कर रहा है। कन्वेंस इन ट्रांजिट विच आर डिटेन किया गया, फाइन पेड इन ल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केशन है, तो ये सब आपके मैटर है, इनका ITC आपको अवेलेबल नहीं होता है, इनका आपका ITC अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं, ये कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दी गई, जैसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आप ITC क्लेम करने के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। आप ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो पहला आता है रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है। पहले तो आपको क्या देखना है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यदि रजिस्टर्ड पर्सन है, समझिएगा, यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में वो पहले कंपोजिशन स्कीम में था, अब वो अपने आप को रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट कर लेता है। या तो उसकी लिमिट जैसे 1.5 करोड़ की लिमिट है, क्रॉस कर गई, या वो कहता है कि साहब मेरे को रेगुलर स्कीम में आना है, तो जैसे ही वो स्विच करेगा तो वो ITC क्लेम कर सकता है इनपुट की और कैपिटल गुड्स का। इनपुट और कैपिटल गुड्स का दोनों का ले सकता है। इनपुट में 3 चीजें होती हैं, एक तो रॉ मटेरियल, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स जिसको बोलता है वर्किंग प्रोग्रेस, और एक होता है फिनिश गुड्स। ये इनपुट हो गए, इनका ले सकता है, और कैपिटल गुड्स का भी ले सकता है। और कैपिटल गुड्स का लेने के लिए फॉर्मूला वही TC लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको ITC मिल जाएगा। या फिर कोई भी पर्सन पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई करा था, नाउ एग्जम्पशन विथड्रॉ हो गई, नाउ बिकम इज टैक्सेबल सप्लाई, नाउ बिकम इज टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई हो गई तो भी हमें ITC मिल जाएगा। इसका इनपुट और कैपिटल गुड्स आपको ITC मिल जाता है। तो ये दोनों पार्ट एक साथ है। या कोई पर्सन पहले अनरजिस्टर्ड था, नाउ बिकम रजिस्टर्ड पर्सन, अब वो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो ऐसे केस में उसने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, यानी सेक्शन 22 या सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 22 थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो विद इन द 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। या कोई पर्सन वॉलंटरी अपना GST नंबर ले रहा है तो उसे सिर्फ इनपुट का ITC मिलेगा। इनपुट में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का ITC मिलेगा। कैपिटल गुड्स का इंस्ट्रूमेंट ITC नहीं मिलेगा। और कब से मिलेगा, जिस दिन वो एलिजिबल हुआ था उससे एक दिन पहले, ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डे फ्रॉम विच बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम, यानी जब वो रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करने के लिए लायबल हुआ था वहां से एक दिन पहले उसको ITC लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब ITC लेने के लिए कहता है कि यहां पर वो केवल 1 साल पुराना ही इनपुट के केस में ITC क्लेम कर सकता है। 1 साल से पुराना है ना तो ITC नहीं ले पाएगा। 1 साल से पुराना इनवॉइस तो ITC नहीं ले पाएगा। अब इस केस में जो भी आपका सप्लायर है जो ITC क्लेम कर रहा है, इनपुट सर्विस और कैपिटल, सॉरी इनपुट और किसका मिलेगा, कैपिटल गुड्स का, जो कि इनपुट में स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स का ले रहा है, तो उसे विद इन द 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी 30 डेज के अंदर। और यदि एग्रीगेट GST का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, तो CA या फिर कोस्ट अकाउंटेंट से उसको सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। CA या कोस्ट अकाउंटेंट से उसको सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। CA या कोस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट भी उसको रिक्वायर्ड हो जाता है। अब आता है स्पेशल प्रोविजन जिसके अंदर हमें ITC है वो रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो जो अभी पढ़ा उसी का जस्ट रिवर्सल है। तो ये स्टूडेंट जस्ट उसका रिवर्सल है जो अभी अपन ने पढ़ा, यानी मैं यहां पर GST के अंदर रजिस्टर्ड हूं, इस बार रजिस्टर्ड हूं, लेकिन अब मेरा
जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट होकर करा लेता हूं कंपोजिट स्कीम में। रेगुलर स्कीम से किसमें आ गया, मैं कंपोजिट स्कीम में आ गया। या पहले टैक्सेबल सप्लाई थी, नाउ एग्जम्प्टेड सप्लाई, गवर्नमेंट का एग्जम्पशन देते हैं, नाउ एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं। या मैंने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा लिया, कैंसिल करा लिया, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा लिया, कैंसिलेशन करा लिया, कैंसिलेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस में अमाउंट टू बी रिवर्स इज इक्वल टू आईटीसी। कितना रिवर्स करना होगा, तो इस केस में जो भी मेरे पास इनपुट सर्विस सॉरी इनपुट और कैपिटल गुड्स है तो उसका आईटीसी उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। इनपुट में वही तीन चीज, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का रिवर्सल होता है वही टीसी लेस 5% पर क्वार्टर और द पार्ट ऑफ द क्वार्टर। या फिर मैंने बिजनेस का नेचर चेंज नहीं हुआ, मैंने बिजनेस के कैपिटल असेट्स को बेच दिया तो बेचने के लिए केस में बताया था टीसी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, टीसी लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, जो अमाउंट आएगा रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। और यदि बेचने से जो पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स बन रहा है वो दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। मैंने कहा ये तो फॉर्मूले से आ गया, ये बेचने से आया। फिर विच एविस हायर आपको पे करना है, जब भी गवर्नमेंट को देना है तो विच एविस हायर देना है, ये आपको देना है। लेकिन स्टूडेंट ये प्रोविजन फिर कहता है कि एप्लीकेबल नहीं होगा किस किस के ऊपर, टैक्स टू बी पेड, ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा, यानी टीसी लेस 5% पर क्वार्टर का पार्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि हमने कोई रिफैक्ट्री आइटम ब्रिक्स है, मोल्ड है, डाई है, जिक्स है, मोल्ड है, डाई है, जिक्स है, फिक्चर है, सप्लाई एज स्क्रैप, सप्लाई कैसे की है, एज ए स्क्रैप, सप्लाई कैसे की है, स्क्रैप के रूप में की है, तो फिर वहां पर प्रोविजन क्या लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा सिंपल अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ये कहता है कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है बाय वे ऑफ द सेल्स, बेचने के दौरान मर्जर, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो गई, जैसे देना बैंक, विजया बैंक, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई, डिमर्ज होकर कोई कंपनी स्प्लिट होके एक नई कंपनी बना लेती है। अमलगमेशन हो गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी जाके मिल रही है, या दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाती है, वो भी अमलगमेशन। लीज पे है, बिजनेस ट्रांसफर, जैसे सोल प्रोपराइटर की डेथ हो गई, अब उसका बेटा उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो जितनी भी इसके पास आईटीसी पड़ी हुई है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, यहां पर ट्रांसफरी के पास चल जाएगी, यानी ट्रांसफर से ट्रांसफरी के पास चल जाएगी। अमलगमेटिंग का केस था अमलगमेटेड कंपनी के पास, डिमर्जर का केस तो रिजल्टिंग कंपनी के पास है, सेल्स का केस में तो ट्रांसफरी के पास चल जाएगा, जो बायर है उसके पास ये चल जाएगी। जो भी रिमेनिंग बची हुई है तो जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी है उसको उसकी आईटीसी मिल जाती है। अब आईटीसी अपन को ऐसे मिलेगी, तो देखो मैंने कहा इंट्रा स्टेट सप्लाई में एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं, तो हम आईटीसी मिल जाएगा सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई को अपन आईजीएसटी पे करते हैं और आईजीएसटी का पूरा आईटीसी मिल जाता है। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी का कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईजीएसटी का मिल जाएगा, आईजीएसटी का मिल जाएगा। अब ये मैंने मास्टर चार्ट ऑलरेडी आपको क्लास में से बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, यानी हमें क्रेडिट कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आईजीएसटी के साथ, इंटर स्टेट सप्लाई के साथ, आईजीएसटी के साथ। तो आउटपुट आईजीएसटी किसके साथ एडजस्ट हो गई, आईजीएसटी के साथ। लेकिन मान लो मेरे यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी पहले अपने रेस्पेक्टिव हेड में एडजस्ट कर दिए, रेस्पेक्टिव हेड में यूटिलाइज करने के बाद यहां पर बैलेंस बचा हुआ है, तो ये बैलेंस बचा हुआ बैलेंस इधर आ सकता है, या इधर एसजीएसटी का बचा हुआ बैलेंस है इधर आ सकता है, बचा हुआ ही आएगा, बचा हुआ ही आएगा। पहले रेस्पेक्टिव हेड में यूज करते हैं, उसके बाद अपन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आईजीएसटी के अंदर रेस्पेक्टिव बैलेंस बचा है तो पहले उसे कंप्लीटली एडजस्ट करते थे, आपको याद होगा, कंप्लीटली पहले उसे एडजस्ट करते हैं, एनी मैनर एनी फ्रॉम में, और उसके बाद अपन पेबल निकालते हैं। मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं एज पर द टैक्स प्लानिंग पर्पज से, तो आप देखोगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं यहां पर लेके जाता हूं कि कमिश्नर साहब के पास पावर है कि वो जो आपके पास आईटीसी आ रहा है ना, वो ब्लॉक कर सकता है, रोक लगा सकता है, यदि उसके पास रीजन टू बिलीव है। क्या है स्टूडेंट, रीजन टू बिलीव है कमिश्नर के पास कि जो आपने आईटीसी बुक कर रखा है वो फ्रॉड या फ्रॉडुलेंटली आपने आईटीसी बुक कर रखा है, तो वो आपके आईटीसी को रोक लगा सकता है, ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहां पर रूल 86B, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये कहता है कि यदि आपके वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बट एक्सक्लूड एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेट सप्लाई, बट एक्सक्लूड
एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो सप्लाई को छोड़ दीजिएगा। यदि अपन बात करते हैं टैक्सेबल सप्लाई एक महीने की 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है इन ए मंथ, 50 लाख से ज्यादा है इन ए मंथ, तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट यहां पर आपको जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसका 1% किससे पे करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे आपके पास सफिशिएंट आईटीसी है उसके बाद भी 1% कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा। सफिशिएंट आईटीसी होने के बाद भी आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आईटीसी आप कितना बुक करते हो, 99% ही आप मैक्सिमम आईटीसी बुक कर सकते हो, यानी 1% तो कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 1% आईटीसी, 1% कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 99% ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, चाहे से मेरे पास सफिशिएंट आईटीसी क्यों ना हो। ये हर महीने चेक करना है आपको। लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा यदि पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख, मैंने क्लास में बताया था 1 लाख। जैसे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, करता है, प्रोप्राइटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर मेंबर, इन्होंने यदि आपका टैक्स इनकम टैक्स पेड मोर देन 1 लाख एज पर द इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द 2 फाइनेंशियल ईयर, इन ईच ऑफ द 2 फाइनेंशियल ईयर में कर रखा है, तो उस केस में ये प्रोविजन बता रहा है। या फिर किसी ने भी जीएसटी का रिफंड क्लेम किया है, जीरो रेट सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है आपका इनपुट तो है 18% से, इनपुट तो किससे है 18% से, लेकिन आउटपुट है केवल 5% से। मैंने क्लास में बताया था इनपुट तो है 18% का और आउटपुट है 5% से, तो 13% मैं ज्यादा टैक्स पे करके आ रहा हूं, तो ज्यादा पे करके आ रहा हूं, तो कुछ केसेस में आपको उसका रिफंड मिल जाता है। उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और जीरो रेटेड का तो आपको मैंने लिखवा ही रखा है कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये कहता है ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा यदि आपने पहले से 1% से ज्यादा ऑलरेडी पे कर रखा है, तो हाथ से लिख रखा है वो आप देखोगे पहले से मैंने 1% से ज्यादा ऑलरेडी पे कर रखा है, तो स्टूडेंट ऐसे केस में 86 भी अप्लाई नहीं होगा। यदि मैंने पहले से टैक्स 1% से ज्यादा पे कर रखा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि बायर ये पर्सन है तो भी 86 भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटीज है, स्टेटरी बॉडी है, तो यदि ये पर्सन है बायर इस केस के अंदर, तो उन्हें आईटीसी पूरा 100% मिल जाएगा। वहां आपको 99% ही नहीं, पूरा 100% बुक करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेटरी बॉडीज हैं, तो इनको स्टूडेंट आईटीसी पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप, देखो मैंने आपको स्टूडेंट पूरा का पूरा आईटीसी चैप्टर बहुत फास्टली रिवीजन, आपने कहा बच्चों सर फास्टली 1 आवर्स का एक वीडियो बना देता, तो मैंने पूरे प्रोविजन स्टूडेंट पूरे प्रोविजन 1 आवर्स के अंदर कवर कर लिए, फटाफट आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दिया है। आप इसको देखोगे तो आपका पूरा जो आपका क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन पूरा इसी से रहेगा, आईटीसी से कवर हो जाएगा, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं निकलेगा। आप इस रिवीजन को, वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से माइंड में रिकॉल कर लेना, आपका क्वेश्चन 100% वो करेक्ट हो जाएगा। और मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको अच्छे से करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।